गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग नया चैप्टर बल स्टार्ट करते हैं। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयत्न करता है। फोर्स क्या होता है? बल, जिसको हम इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है? जब हम लोग किसी भी वस्तु का धक्का देते हैं या खींचते हैं, जिसका कुछ जो सिचुएशन है, उसका जो अवस्था है, जो उसको चेंज कर देता है। अगर कोई वस्तु है स्थिर है तो उसको अगर हम लोग धक्का दे दिए, बल लगा दिए उसके ऊपर, तो वो अगर वो मोशन में आ गया, वो गति में आ जाता है, तो उसका अवस्था चेंज हो गया, तो वो बल हो गया। किसी वस्तु को खींच के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, वो भी एक प्रकार का बल है कि उसका हम लोग स्थिर अवस्था चेंज कर दिए। किसी वस्तु कोई एक जगह पे रखा हुआ है, उसको हम लोग धक्का देके बी जगह पे लेते जाते हैं, तो क्या हुआ? वो तो वस्तु तो स्थिर है लेकिन उसका जगह चेंज हो गया, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का बल है। या किसी वस्तु को हम लोग धक्का दे दिए तो वो लुढ़कने लगा या वो मोशन में आ गया, तो वो गति की अवस्था में आ गया, तो भी वो पहले स्थिर अवस्था में था, अब वो गति की अवस्था में आ गया, तो उसका अवस्था चेंज हो गया। ये क्या है? बल है। अब बल क्या है? बाह्य कारक, जो बाहर से हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं, बाहर से हम लोग जो उस वस्तु पे फोर्स लगाएं, वो बल है, वो बाह्य कारक है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? यदि किसी स्प्रिंग पर सीमा से अधिक खिंचाव आरोपित करें तो उसका आकार व दोनों रूप परिवर्तित होते हैं। कोई स्प्रिंग है तो उसको हम लोग जब खींचते हैं तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, तो वो पहले छोटा रहता है, फिर उसको खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है, तो क्या? उसका आकार भी चेंज हो गया। पहले वो स्मॉल साइज में था, वो अभी वो उसका लेंथ बड़ा हो गया, तो क्या? उसका आकार भी चेंज हो गया, रूप भी चेंज हो गया। किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण हुआ। जब उस पर हम लोग बल लगाएं, स्प्रिंग पे जब हम लोग बल लगाएं, उसको खींचें, तो उसका आकार और रूप दोनों चेंज हो गया। दूसरा क्या है एग्जाम्पल? यदि किसी विराम पिंड को धक्का दें तो वह गतिमान भी हो सकता है या नहीं भी। कोई भी वस्तु रखा हुआ है, अगर उसको हम लोग धक्का देते हैं तो वो अगर वो लुढ़कने लगा, अगर वो गति में चला गया, तो भी वो बल है। अगर वो गति में नहीं भी जाता है, अगर उसका सिर्फ जगह चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है, तो भी वो बल है। कोई भी वस्तु जहाँ रखा हुआ है, उसको हम लोग धक्का देके थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिए या उसको धक्का देके थोड़ा पीछे कर लिए, तो वो भी बल ही है। बल के कारण ही उसका जगह चेंज हुआ, या फिर वो लुढ़कने लगा, या फिर वो गति में हो गया। कोई स्लोप है, कोई ढलाव है, उस पर से हम लोग कोई वस्तु को फोर्स लगा के धक्का दे देते हैं उसको, तो वो क्या? ढलाव से वो वस्तु नीचे गिरने लगेगा, तो वो गति में आ जाएगा, तो वो भी किसके कारण होता है? वो बल के कारण होता है। तो ये बल का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं बल के प्रभाव। बल किसी पिंड को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित कर सकता है। किस किस प्रकार से उसको इफेक्ट देता है बल किसी वस्तु को? पहला क्या है? पिंड के रूप वो आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे स्प्रिंग वाला उदाहरण था, स्प्रिंग था कि जब हम लोग स्प्रिंग पे बल लगाएंगे तो उसका आकार और रूप दोनों बदल जाएगा। तो वही है, अगर कोई वस्तु है जैसे स्प्रिंग है, या फिर कोई मान लीजिए कोई वस्तु ही है, उसको हम लोग दबाया, कोई गोल वस्तु, उसको हम लोग दबा के उसको चपटा कर दिए, दबा के उसको फ्लैट करती है या चपटा कर दी, तो क्या हो गया? उसका रूप और आकार दोनों में परिवर्तन हो गया। पहले वो वस्तु गोल था, अभी वो वस्तु फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, तो उसका रूप और आकार दोनों बदल गया। किसके कारण बदला? बल के कारण। उस वस्तु पे हम लोग बल लगाएं। दूसरा क्या है? पिंड की गति मंद कर सकता है। अगर कोई वस्तु मोशन में, कोई वस्तु गति में है, वो गति में जब वो चल रहा है या घूम रहा है, तो उसको हम लोग रोक दिए, उसको रोकने का प्रयास किए, तो क्या हो गया? वो उसका गति जो है वो स्लो हो गया, उसका गति धीरे हो गया। या कोई मान लीजिए कोई आदमी, हम लोग चल रहे हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई आदमी दौड़ रहा है, उसको हम लोग रोक दिए, उसको हम लोग रोके, तो क्या हो गया? उसका मोशन जो उसका गति है, वो उसका चाल जो है वो धीरे हो गया। फिर तीसरा है पिंड की गति त्वरित कर सकता है। कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु अगर रखा हुआ है, तो उसको हम लोग फोर्स देते हैं, उसको हम लोग धक्का देते हैं, फोर्स देते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो वो मोशन में आ जाता है, तो उसका गति क्या होता है? उसका गति बढ़ जाता है। पिंड की गति की दिशा भी बदल सकता है। कोई वस्तु मान लीजिए स्ट्रेट जा रहा है, कोई सीधे में कोई वस्तु मूव कर रहा है, उस पर अगर हम लोग बल लगा देते हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। वो अपना डायरेक्शन लेफ्ट ले लेगा या फिर अपना राइट ले लेगा, तो उसकी जो गति में जो परिवर्तन होगा, जो हम लोग बल लगाएं उस पर, और उसका गति का दिशा में जो परिवर्तन हुआ, वो किसके कारण हुआ? बल के कारण। तो ये सब क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। आगे देखते हैं बल की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ फोर्स। मीट्रिक प्रणाली में बल की इकाई डाइन है,
बल की इकाई डाइन है। ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड और एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई यूनिट है। 3 प्रणाली होता है, मीट्रिक प्रणाली में डाइन होगा, ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड होगा और एमकेएस प्रणाली में न्यूटन होगा। और हम लोग एमकेएस प्रणाली यूज करते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग एमकेएस प्रणाली को हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो बल की इकाई क्या होगा, न्यूटन। ये चीज़ याद रखेंगे कि बल की इकाई है न्यूटन। अब आगे देखते हैं सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में बल डाइन इक्वल टू मात्रा इंटू त्वरण, मात्रा इंटू त्वरण। तो मात्रा को हम लोग डिनोट करते हैं किसमें, ग्राम। मात्रा का इकाई होता है ग्राम और त्वरण एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन त्वरण का यूनिट है। एफपीएस प्रणाली में बल का यूनिट होगा पाउंड, सीजीएस प्रणाली में बल का यूनिट होगा डाइन, एफपीएस प्रणाली में बल का यूनिट होगा पाउंड। बल इक्वल टू मात्रा गुने त्वरण। तो मात्रा को हम लोग एफपीएस प्रणाली में मात्रा का यूनिट पाउंड होगा और एफपीएस प्रणाली में त्वरण एक्सीलरेशन का यूनिट फुट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एमकेएस प्रणाली में बल का यूनिट न्यूटन होगा। तो बल इक्वल टू मात्रा इंटू त्वरण। एमकेएस प्रणाली में मात्रा का यूनिट किलोग्राम होगा और त्वरण का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एमकेएस प्रणाली का हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, तो ये वाला हम लोग याद रखेंगे कि एमकेएस प्रणाली में बल का यूनिट होता है न्यूटन, मात्रा का यूनिट होता है किलोग्राम और त्वरण जिसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम भार इक्वल टू डाइन इक्वल टू 981 डाइन होता है। इसी को हम लोग अगर किलोग्राम में चेंज कर दें, अगर 1 ग्राम भार है इसको अगर हम लोग किलोग्राम में चेंज कर दें तो 1 किलोग्राम इक्वल टू जी न्यूटन इक्वल टू 9.81 न्यूटन। ये वाला फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करते हैं। 1 किलोग्राम भार का वैल्यू होता है 9.81 न्यूटन। आगे देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। जैसे जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति का 3 नियम दिए हैं। न्यूटन का फुल जो पूरा नाम है वो है, फुल नेम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन गति के 3 नियम दिए हैं, तो सर आइजैक न्यूटन के निम्नलिखित नियम स्थापित किए हैं। तो पहले हम लोग तीनों नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है, प्रत्येक वस्तु अपनी विश्राम अवस्था अथवा एक समान सरल रैखिक गति अवस्था को संरक्षित करती है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। क्या कह रहा है न्यूटन का पहला नियम, क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जब अपने विश्राम अवस्था में है, विश्राम अवस्था यानी कि इन रेस्ट सिचुएशन में है, जो वस्तु जहाँ पे रखा हुआ है वो वहीं पे रखा हुआ है, जो वस्तु जहाँ पे है वो वस्तु वहीं पे रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, रेस्ट सिचुएशन, विश्राम अवस्था में। मोशन में कब होगा, जब अगर वो वस्तु मूव कर रहा है वो, तो वो मोशन हो जाएगा। जब वहाँ स्थिर है, वहाँ पर रखा हुआ है चुपचाप, अगर एक वस्तु रखा हुआ है वहाँ पे, तो वो विश्राम अवस्था हो गया। तो विश्राम अवस्था वो कब तक चेंज नहीं करेगा, संरक्षित करना मतलब कंजर्व करना, जब तक वो उसी अवस्था में रहेगा, जब तक हम लोग किसी बल के द्वारा उसको फोर्स नहीं करते, कोई बल नहीं लगाते हैं उसके ऊपर, तब तक वो अपना अवस्था चेंज नहीं करेगा। कोई भी वस्तु तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक हम लोग उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते। जब हम लोग उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो वो मोशन में चला जाएगा या फिर अपना अवस्था एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा। जब हम लोग उसमें बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य बल के द्वारा ही वो अपना अवस्था चेंज करता है। दूसरा नियम क्या है, किसी वस्तु के आवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उसी दिशा में होती है जिसमें कि बल कार्यरत होता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर बल F लगाया जाए तब। क्या बोल रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ, कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के। जब हम लोग किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं उसका सिचुएशन चेंज करने के लिए, उसका अवस्था को चेंज करने के लिए, तो जो उसमें हम लोग फोर्स लगाएं वो क्या एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। m यहाँ पे क्या है, वस्तु का भार है, वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का वेट है यहाँ पे।
एम। एम है वस्तु का वेट, उस पर हम लोग कोई फोर्स लगाएं उसको अवस्था को चेंज करने के लिए, तो क्या फॉर्मूला होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma या M इक्वल टू ma। तीसरा है प्रत्येक क्रिया के तुल्य एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है अथवा दो वस्तुओं की परस्पर प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। तीसरा न्यूटन का लॉ क्या कह रहा है? तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर में प्रतिक्रिया होती है। अगर हम लोग किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु भी हम पे फोर्स लगाता है अपने अवस्था को बरकरार रखने के लिए। तो कि प्रत्येक क्रिया के तुल्य मतलब बराबर में, अगर वैल्यू जो है बराबर, अगर एक क्रिया हो रहा है जितना वैल्यू है तो जो विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है वो भी उतना वैल्यू होता है। तुल्य एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, दोनों वस्तुओं की परस्पर प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम लोग क्लास में इसके आगे और पढ़ेंगे।